एक मिनट, ये क्या हो रहा है? सर आप सीआईडी ऑफिसर अभिजीत है ना? सर आपके घर के बाहर ये लाश मिली है, आप क्या जानते हैं सर इसके बारे में? सर ये लाश है किसकी? सर आखिर आपके घर के बाहर ये लाश आई कैसे सर? एक मिनट सर आपको इसके बारे में पहले से कुछ पता था? अरे आप लोग पीछे हटिए, ये क्राइम सीन है। आप क्या, एक मिनट, आप क्या कर रहे हैं? आप पीछे हटिए प्लीज। देखिए मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन आपको पता कैसे चला यहाँ पे लाश है? आप लोग इतनी जल्दी आ गए? सर हमें एक गुमनाम कॉल आया था और उसने लोकेशन बताई थी। उसने कहा कि सीआईडी ऑफिसर अभिजीत के घर के बाहर लाश है। गुमनाम कौन? जी सर। सर पर ये है कौन सा? कुछ तो बताइए। प्लीज मैं आपको सब बताऊंगा, प्लीज। हेलो एसीपी साहब, सर मेरे घर के बाहर एक लाश मिली है सर। बॉस, उस आदमी की मौत सर पर वार करने की वजह से हुई है। खून बहुत ज्यादा बह गया, लेकिन लाश ज्यादा पुरानी नहीं। मैंने उसकी मौत कुछ घंटों पहले ही हुई। हाँ, सवेरे 7 से 10 बजे के बीच। लेकिन जिस जगह से लाश मिली है बॉस, वहां पर जरा भी खून नहीं है। मतलब खून कहीं और हुआ और फिर खूनी ने लाश को तुम्हारे घर के वहां लाके छोड़ दिया। है कौन हो, कुछ पता चला? सर इसका नाम पवन है। ये एक हाईफाई होटल में बारटेंडर था। इसकी बीवी और बच्चे नागपुर में रहते हैं। तो वो भी आज वहीं जाने वाला था सर। इसकी बेटी को अवार्ड मिलने वाला था बेस्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। क्या बीती होगी बेचारे पत्नी पर और बच्ची पर। लगता है ये खून बदला लेने के लिए किया गया है। दांत का क्या चक्कर है? मुझे पता है सर, ये पवन, मैं जानता हूं सर इसे। ये मेरा बहुत पुराना खास खबरी था। क्या? हाँ यार, इसने बहुत इंफॉर्मेशन दी थी मुझे। इसकी वजह से मैंने बहुत सारे मुजरिमों को पकड़ा था सर। तो फिर ये दांत चिढ़ाने के लिए, इसका मजाक उड़ाने के लिए, ये जताने के लिए कि इसे अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए था। तो फिर बात पक्की है कि इसे बदला लेने के लिए मारा गया है। जिन लोगों को इस पवन ने गिरफ्तार करवाया होगा उन्हीं में से किसी ने उसकी जान ले ली। लेकिन सर ये पवन अभिजीत सर का इन्फॉर्मर है। ये बात किसी को पता कैसे चली? हाँ, मतलब सीआईडी में भी हमारे एक दूसरे के इन्फॉर्मर्स कौन है हम नहीं जानते। तो फिर उस खूनी को कैसे पता चला कि ये पवन एक इन्फॉर्मर है? सिर्फ खूनी को नहीं सर, पूरे देश को पता चल गया सर। ये देखिए, ताजा जानकारी के मुताबिक पेशे से वेटर पवन कुमार दरअसल सीआईडी का खबरी भी था। आज सुबह पवन कुमार की लाश सीआईडी ऑफिसर अभिजीत के घर के बाहर मिली थी। उसकी हत्या के पीछे उन लोगों का हाथ होने की संभावना है जिनको उसी की मदद से सीआईडी ने गिरफ्तार किया था। ये खबर मीडिया तक पहुंची कैसे? सर जो घर के बाहर रिपोर्टर्स थे उन्होंने बताया कि किसी अनजान शख्स ने खबर दी हमें। नहीं सर, ये अनजान शख्स कोई और नहीं, कातिल खुद है। उसने ये सब हमें दुनिया के सामने नीचा दिखाने के लिए किया है। क्या सीआईडी इस बात का पता लगा पाएगी? बंद करो यार, जानने के लिए देख। सब मेरी वजह से हुआ है। पवन की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी वजह से जान गई है उसकी। देखो अभिजीत, जो कुछ भी हुआ है उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन एक बात तो पक्की है, जिसने भी ये किया है ना, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अभिजीत, उससे तुम्हारी आखिरी बार बात कभी हुई थी? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता था और उसी वजह से वो मारा गया? पिछले हफ्ते ही मिला था मैं उससे, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी। ये कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। जब मरने से पहले पवन ने तुम्हें कुछ लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी ना, कुछ याद है उसके बारे में? पूरा रिकॉर्ड है सर मेरे पास। ये पवन मेरे लिए 3 साल से काम कर रहा था और इन 3 सालों में मैंने उसकी मदद से 5 मुजरिमों को पकड़ा है। तो ये कोई ऐसा आदमी है जो पवन से बदला लेना चाहता था और अभिजीत को चैलेंज कर रहा है पवन? हाँ, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उन 5 लोगों में से कोई एक हो जिसने पवन का खून किया है। ये सुनील इंडिया में नहीं है सर, बाकी चारों यही हैं। सुमित, विक्रम, तारा और ये रमेश। हेलो सर, मेरा नाम अजय है। बताइए आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? रमेश, नाम को बदल लिया? सर उधर चल के बात करें प्लीज। ड्रग्स के केस में अंदर गया था ना? कब छूटा जेल से? सर मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने वो सब काम छोड़ दिया है। अब मैं कोई उल्टा सीधा काम नहीं करता सर।
सच्ची। अच्छा, तो फिर तुमने उसे क्यों मारा? उसे किसे सर? मैंने किसी को नहीं मारा। पवन को इसने जेल भिजवाया था ना, मार दिया इसको? नहीं सर, मैंने इसे नहीं मारा। मैं तो अभी कुछ ही महीने पहले जेल से छूटा हूँ और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसकी वजह से मुझे दोबारा जेल जाना पड़े। साहब, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है। अगर बॉस को मेरे क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पता चल गया ना तो मुझे नौकरी से वो निकाल देगा। प्लीज सर। तो तुमने इसे नहीं मारा? नहीं सर। आज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कहाँ था तुम? यही था सर, मेरी आज सुबह की शिफ्ट थी। सच बोलना? सच सर। अब चाहो तो स्टाफ में से किसी से भी पूछ लो, मैंने किसी को नहीं मारा। आप गलत इंसान पे शक कर रहे हो साहब। ठीक है, अभी तेरी बात मान लेते हैं, मगर याद रखना हमारी नजर रहेगी तुम पे। सब कुछ था मेरे पास, घर, परिवार, करियर, एक अच्छी खासी कस्टम ऑफिसर की जॉब थी। सब कुछ खत्म हो गया। खत्म हुआ नहीं, तुमने अपने हाथों से खत्म किया तारा। अगर तुम अपनी जॉब का फायदा उठा के स्मगलर्स का साथ नहीं देती तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। कोई शौक नहीं था मुझे ये सब करने का, कोई ऑप्शन नहीं बचा था मेरे पास। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और पैसों की जरूरत थी, और उसी वक्त मुझे ये ऑफर मिला। मैं क्या करती? आप प्लीज बैठ जाइए। पर देखो ना, बीमारी ने नहीं, मेरे सदमे ने पापा की जान ले ली। फैमिली ने भी मुझे दोषी बनाकर मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब कुछ नहीं बचा, ना तो मेरा कोई अपना है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। तो भला मैं कैसे आपके इन्फॉर्मर को मरवा सकती हूँ? और वैसे भी मैं पहले से ही अपनी एक गलती की सजा भुगत रही हूँ, अब कोई दूसरी गलती नहीं करना चाहती मैं। देखिए, आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। पवन का खून तुमने करवाया ना? अब तुम खुद बताओगे या हम उगलवाएं? कौन पवन? वो खबरी? मैं तो तुम लोगों को बहुत होशियार समझता था। देख रहे हो ना मेरा हाल, मैं यहाँ जेल में हूँ, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो। इजाजत तुम किसी और को देना, समझा? तुम्हारे काले कारनामों से जो तुमने पैसे कमाए हैं उसे जेल के बाहर क्या क्या कर सकते हो हम सब जानते हैं। बोल, पवन की सुपारी किसको दी? क्या बात कर रहे हो तुम? लगता है आजकल फिल्में ज्यादा देखते हो। मेरा हाल देख रहे हो ना, यहाँ ना मेरे पास फोन है और ना ही कोई मिलने जुलने वाला, फिर कैसे मैं किसी की सुपारी दे सकता हूँ? हाँ, इज्जत देने के लिए मुझे शुक्रिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बड़ा गैंगस्टर हूँ कि यहाँ बैठे बैठे किसी का भी बाहर गेम बजवा सकता हूँ? तो उसके लिए भी थैंक यू। तुम्हें सब मजाक लग रहा है? हाँ? तुम्हारा इसमें हाथ है या नहीं वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा इसमें हाथ है तो जो तुम्हारा हाल है ना, उससे भी बुरा हाल करूंगा मैं तुम्हारा। देखो, उस पवन खबरी का खून मैंने नहीं करवाया, लेकिन हाँ, जिसने भी किया है ना, बहुत अच्छा किया, और वो यहीं रुकने वाला नहीं है। एक एक करके सब मारे जाएंगे और तुम देखते रह जाओगे। हेलो। अरे बाबू, मुझे पता तुम पवन की खबर सुनकर डर गई हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। अरे न्यूज़ वाले बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, और वैसे भी मेरे बारे में सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, तुम और दूसरे अभिजीत सर। तीसरा कोई नहीं जानता कि मैं अभिजीत सर का खबरी हूँ। मैं मिल रहा हूँ ना उनसे कल। हाँ, एक नई खबर भी हाथ लगी है। अरे तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे जल्दी मिलता हूँ, ठीक है? ओके, बाय।
अरे वाह। सीआईडी ऑफिसर अभिजीत के एक और इन्फॉर्मर अजीत की मौत हो चुकी है। आखिर ये है कौन जो एक एक करके सीआईडी ऑफिसर अभिजीत के सारे इन्फॉर्मर्स को मार रहा है? आखिर इसके पीछे का राज है क्या? सर एक और हटिए। और हमें पता चला कि आपका खबरी था। सर एक के बाद एक खबरियों का कत्ल हो रहा है, आखिर ये इन्फॉर्मेशन लीक कहाँ से हो रही है सर? सर क्या कोई सुराग मिला है सर आपको? सर और कितने लोगों की जान जाएगी सर? सीआईडी आखिर कर क्या रही है? गला घोट के मारा है सर। इनकी नई नई शादी हुई थी सर। उसके बेसहारा बीवी से कुछ कहना चाहेंगे आप? तो आप हैं इंस्पेक्टर अभिजीत, मेरे अजीत के अभिजीत सर। कितना भरोसा करते थे वो आप पर, और आपने उनका इस्तेमाल किया, उनको धोखा दिया है। आपने तो उनकी हिफाजत करने का भरोसा दिया था ना? क्या वो उस भरोसे का? कितने पैसों में बेचा आपने उसको? बोलिए, जवाब दीजिए। कितने पैसे मिले आपको? आपका ईमान, आपका जमीन बेचने के लिए? बोलिए। मैम प्लीज बस कीजिए। मैम आपको पता है किसके बारे में बोल रही हैं? आपने मारा मेरे अजीत को। खूनी है आप, खूनी है आप। मैम प्लीज सुन रहे हैं? संभालिए खूनी है आप, प्लीज। खूनी है आप। आपने मेरे अजीत को मारा है, खूनी है आप। तो ये थी इन्फॉर्मर अजीत की वाइफ, जिनके आंसू चीख चीख कर सीआईडी ऑफिसर अभिजीत से सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये? हाँ, यहाँ कोई तमाशा चल रहा है? क्राइम सीन है ये। आप लोग यहाँ से जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। चलिए बाहर जाइए। पूर्वी, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दो। सर सही कह रहे हैं वो, मेरी वजह से मरे हैं दोनों। ये तुम क्या कह रहे हो अभिजीत? तुमने कुछ नहीं किया। क्या किया तुमने? सर कुछ कर ही तो नहीं पाया मैं। ये दोनों मेरे इन्फॉर्मर्स थे, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी और मैं फेल हो गया सर। पता नहीं किसी को कैसे इनके बारे में पता चला। यही तो पता लगाना है अभिजीत। ये जो दो लोग जिनकी मौत हुई है, ये दोनों तुम्हारे इन्फॉर्मर्स थे और ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। हम अगर कहां से? ये दोनों एक दूसरे को भी नहीं जानते थे सर। इनके बारे में अगर किसी को पता था तो सिर्फ मुझे, मेरे अलावा कोई नहीं जानता था इन्हें। और उसके बाद में कातिल को पता चल गया। पर कैसे पता चल गया कातिल को? अभिजीत ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, फिर भी उन दोनों का संबंध था सिर्फ तुमसे, सिर्फ तुमसे। तो कातिल को इनके बारे में इंफॉर्मेशन तुम्हारे अलावा और कौन दे सकता है? सर आपको लगता है कि नहीं अभिजीत, ये मैं नहीं कहना चाहता। तुम याद करके बताओ, तुमने ये सारी इंफॉर्मेशन इन खबरियों के बारे में कहाँ रखी थी? घर में, कंप्यूटर में, अपने फोन में, ऑफिस में, कहीं तो रखी होगी ना? सर मैंने बहुत संभाल के रखी है। वो मेरे पर्सनल लैपटॉप में है सर, मेरे घर में है, कोई एक्सेस नहीं कर सकता सर। तो फिर अभिजीत, हमें तुम्हारे घर पर जाना होगा, पता तो लगना चाहिए ये लीक हुई कैसे, कहां से इंफॉर्मेशन। सर जी लगता है तुम्हारे गैर हाजिरी में कोई तो यहाँ पे आया है और तुम्हारे लैपटॉप से डेटा चुरा लिया। और आजकल ये पासवर्ड क्रैक करने में कितना वक्त लगता है? अरे पासवर्ड की तो बात ही नहीं है। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये फेस रिकॉग्निशन डिवाइस, मेरे अलावा कोई इस लैपटॉप को खोल ही नहीं सकता। सर लेकिन कंप्यूटर से डेटा चुराने के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत? कंप्यूटर को हैक भी तो किया जा सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन इस लैपटॉप को नहीं, क्योंकि इसमें इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर गई कैसे? सर देखते हैं।
सर आपके कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस किया गया। अरे लेकिन कैसे? इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कैसे? सर ये देखिए, ये फाइल 2 हफ्ते पहले खोली गई। डेट देखिए। यार इस डेट को तो हम लोग मुंबई में थे ही नहीं, बाहर थे। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है सर। सर आपने कोई नया सॉफ्टवेयर कॉपी या इंस्टॉल किया है ये 2-3 हफ्ते पहले? यार उसकी कोई जरूरत नहीं है पूर्वी, तुमको पता है मैंने इस लैपटॉप में सिर्फ केस से जुड़े हुए दस्तावेज रखे हैं और कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं। हाँ कभी कभार पेन ड्राइव की जरूरत होती है ट्रांसफर करने के लिए डेटा वगैरह। सर पेन ड्राइव? हाँ सर वो पेन ड्राइव दिखाएंगे आप? सर सर पता चल गया कि असल में हुआ क्या था। क्या? कैसे हुआ? सर सब कुछ इस पेन ड्राइव की वजह से हुआ। इस पेन ड्राइव की वजह से? हाँ सर ये पेन ड्राइव नहीं, एक स्मार्ट डिवाइस है। ये देखिए सर, आपने कहा था कि आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने ये पेन ड्राइव अपने लैपटॉप से लगाया, आपका लैपटॉप एक अनजान नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, जैसे वाईफाई डोंगल होता। और फिर सर ये एक प्रॉक्सी नेटवर्क है। ये आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे शख्स को आपके लैपटॉप का एक्सेस दे देगा। जैसे सर कोई कंप्यूटर रिपेयर करने वाला है और आपका कंप्यूटर खराब है, तो बिना आपके कंप्यूटर के पास बैठे रिमोटली कहीं से भी एक्सेस करके आपका कंप्यूटर ठीक कर सकता है सर। एग्जैक्टली सर, किसी ने इस पेन ड्राइव के जरिए आपके लैपटॉप को एक्सेस किया और इन्फॉर्मर्स वाली फाइल्स चुरा ली। तो ऐसा प्लान था? कातिल ने पेन ड्राइव तुम्हारे आसपास प्लान कर दिया। तुम्हें कुछ याद है ये पेन ड्राइव तुम्हें कहाँ मिली? ये तो मैंने ऑनलाइन खरीदी थी, एक अच्छा सस्ता ऑफर था, इसलिए वो मेरे मेल पे आया था। एक मिनट, ये मेल आया था। सर ये तो कोई शॉपिंग वेबसाइट है। हाँ अच्छी खासी एस्टेब्लिश वेबसाइट है, डिस्काउंट दे रहे थे इसलिए मैंने 2-3 पेन ड्राइव मंगा ली। सर ये वेबसाइट तो नकली है। हाँ? सर ये वेबसाइट तो फर्जी है। सर आपके साथ साइबर फिशिंग हुई है। सर ये देखिए, ये दोनों वेबसाइट्स, कोई फर्क नहीं, लेकिन ये वाली वेबसाइट इस वेबसाइट की कॉपी है। थोड़े बहुत कोड्स अलग हैं, कोई एक बार देखे तो समझ में नहीं आएगा। सर ऐसे वेबसाइट्स के जरिए हैकर्स लोगों के अकाउंट से पैसे गायब करते हैं। सर बहुत सारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ऐसे साइबर क्राइम्स में लगे हैं। तो मतलब मुझे जो मेल आया, मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो मैं इस नकली साइट पे चला गया। हाँ सर। तो इस तरीके से ये पेन ड्राइव प्लान किया गया था। ये मामला जितना सादा दिखता है उतना सादा नहीं है, बड़ा खतरनाक मामला ही है। अभिजीत, तुम्हारे कंप्यूटर में से ये जो भी कोई कर रहा है ना, वो इन्फॉर्मर्स की पूरी डिटेल निकाल सकता है और फिर उनके साथ कुछ भी कर सकता है। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, पता नहीं अगला शिकार किसका होगा। हाँ रवि। हाय सर, ये रही डिटेल्स। खबर पक्की है? पक्की खबर है सर। मेरी इंफॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती है सर। सर बहुत डेंजरस लोग हैं। वो देख लेंगे, तुम ये रखो। हैं? थैंक यू सर। निकलो, संभाल के। बाय सर। सर कल रात को ड्रग्स की बहुत बड़ी तस्करी होने वाली है सर, और ये 2 नए चेहरे हैं जो सामने आए। ठीक है, तुम निकलो, मैं मिलता हूँ। ठीक है सर। रवि और कुणाल, सर इन दोनों की मदद से मैंने काफी बड़े केसेस सुलझाए हैं। ऐसे केसेस जिनमें काफी खतरनाक लोग शामिल थे। फिर अभिजीत, हमें कैसे भी करके उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा इससे पहले कि कातिल उन तक पहुंच पाए। पूनम। हाय कुणाल, कहाँ हो तुम? कितने फोन किए तुम्हें, मैसेजेस भी किए, एक का भी रिप्लाई नहीं किया तुमने। मैं बाहर गया था काम से, और तुम तो जानती हो ना, जब काम से बाहर जाता हूँ तो फोन यूज नहीं करता। तुम और तुम्हारा काम, पता नहीं क्या काम करते हो तुम, हफ्तों गायब हो जाते हो। अच्छा अभी वो सब छोड़ो ना, अभी तो आ गया हूँ ना तुम्हारे पास, तो कुछ अच्छी बातें करते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या मंगाऊं तुम्हारे लिए?
अभिजीत सर? मैं एक सेकंड आता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस। मैं ये अखबार देख सकता हूँ? श्योर। एक और खबरी की हत्या। सूत्रों के मुताबिक मरने वाले युवक अजीत भाई सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत के व्यक्तिगत खबरी थे। एक हफ्ते में ये इस तरह की दूसरी हत्या है। इससे पहले पवन नाम के एक और खबरी की भी हत्या हो चुकी है। इंस्पेक्टर अभिजीत पे अपने खबरियों की जानकारी लीक करने के आरोप लग रहे हैं। इंस्पेक्टर अभिजीत के अन्य खबरियों की जान भी खतरे में हो सकती है। हे भगवान, ये नहीं हो सकता। क्या क्या नहीं हो सकता? ये खबर। आई नो, कितनी गलत बात है ना। जो लोग अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए काम करते हैं, उनकी ही जान का सौदा। इंस्पेक्टर अभिजीत ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुणाल, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ खो गए तुम? कुणाल, आर यू ओके? अच्छा सुनो, मुझे ना जाना होगा। जाना है? कहाँ जाना है? अभी तो आए हो, अभी कहाँ जाना है? मैं तुम्हें सब बताता हूँ, ठीक है? मैं बताऊंगा। रिक्शा। नहीं मत मारो मुझे छोड़ दो। सर कुणाल, मैं हूँ अभिजीत। अभिजीत सर, सर अच्छा आप आ गए। सर वो मुझे मार देगा, सर वो मुझे मार देंगे सर। कुणाल शांत हो जाओ, यहाँ कोई नहीं है, समझे? हमारे रहते कोई कुछ नहीं कर सकता, घबराओ मत। कुणाल, हम तुम्हें सेफ हाउस में ले जाएंगे, वहाँ कोई तुम तक नहीं पहुँच सकता, समझे? सर रवि की फोन की लोकेशन यहीं बताएं। यहाँ होना चाहिए लेकिन दिख तो नहीं रहा। रवि, रवि, हेलो। हेलो सर। रवि। रवि, कहाँ हो तुम? कहाँ भाग रहे हो? मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? आपको क्या लगा था कि आप मुझे ढूंढ लेंगे? इतना आसान नहीं है सर। रवि देखो, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। तुम्हारी जान को खतरा है रवि, लेकिन मुझसे नहीं, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनो, मैं तुम्हें सेफ हाउस लेके जाऊंगा, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा, समझे? रवि, रवि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, भरोसा करो हम पर। भरोसा? उन दो लोगों ने भी आप पर भरोसा किया था, लेकिन उन्हें क्या मिली? मौत। देखिए सर, मेरे लिए मेरी लाइफ बहुत कीमती है। मेरे पीछे मेरा परिवार है, मुझे इतना जल्दी नहीं मरना। मेरी जान को बख्श दीजिए सर, मैं मरना नहीं चाहता। प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, मुझे ढूंढना बंद कीजिए। रवि रवि रवि, बात को समझने की कोशिश। नहीं सर, मैंने कहा ना नहीं। पहले आप पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। एक बार गलती करी, दूसरी बार नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता था कि आप बिक चुके हैं सर। मुझे प्लीज ढूंढना बंद कीजिए सर। रवि, कहाँ हो तुम? तुम्हारी जान को खतरा है, समझो तुम। बाय सर। रवि, रवि नहीं मानेगा ये, नहीं समझेगा। किसी भी हालत में ढूंढना पड़ेगा इसे। 4 में से 3 इन्फॉर्मर्स तो सेफ हाउस में पहुंच गए। ये रवि सिर्फ बाहर है ना? सर इन दोनों की टिप से जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन सब की लिस्ट आ गई है कोई इनमें IT या कंप्यूटर एक्सपर्ट?
नहीं सर, ऐसे तो कोई नहीं है, लेकिन ये विक्रम। उसे तुम जेल में मिले थे, क्यों, क्या हुआ? सर हर हफ्ते इसकी बीवी जेल में इसे फोन करती है और पिछले शुक्रवार को भी इसकी बीवी ने इसे जेल में फोन किया था। तो पूरी इससे प्रूव क्या होता है? सर मैंने और फ्रेडी सर ने पता किया है कि हॉस्पिटल में थी उनकी वाइफ फ्राइडे को, लेकिन उन्होंने किसी को फोन नहीं किया। फैंटास्टिक, गजब का काम किया तुम दोनों ने। अब पता लगाएंगे कि विक्रम को अगर उसकी बीवी ने फोन नहीं किया तो फिर किसने किया, और ये बताएगा विक्रम ही। हमें सब पता है, वो शुक्रवार को तुम्हारी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसने कॉल नहीं किया तुम्हें, तो उस दिन उसके नाम से जो कॉल आया था तुम्हें, वो फोन किसने किया था? मैं कह चुका हूं ना तुम्हारे को कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर बार बार क्यों चले आते हो मेरा और अपना वक्त बर्बाद करने के लिए? वक्त हम नहीं, तुम बर्बाद कर रहे हो हमारा, समझा? और ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सीधे सीधे बताओ, क्या जानते हो इन हत्याओं के बारे में? हाँ बताओ, वरना मेरा दिमाग खराब हो गया ना। देख, अभी तक तो तू सिर्फ जेल में खा पी रहा है, घूम फिर रहा है। अगर सच सच नहीं बताएगा तो यहां से सीधा काल कोठरी जाएगा। काल कोठरी समझता है ना? और चीजों को तो छोड़ दे, रोशनी को तरस जाएगा तो। आखिरी मौका है तेरे पास, सच सच बता दे, वरना मैं तेरा काल कोठरी जाने का बंदोबस्त करूं। फोन, एक फोन आया था। मैं नहीं जानता उस आदमी को। उसने तो मुझे फोन पर एक डील ऑफर की थी। कैसी डील? डील ये थी कि मुझे जिसने जेल में भिजवाया, जिसने मेरी मुखबरी की थी, उसने बोला कि अगर मैं उसको 3 करोड़ रुपया दूंगा तो वो उसको मार देगा। तो तुमने क्या कहा? सब सच बोलो, मुझे उसकी बात पे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो मैंने उसको मना कर दिया। फिर उसने मुझको बोला कि और भी कई लोग हैं जो उससे बदला लेना चाहते हैं, वो उसको मारने की मुंह मांगी कीमत देंगे। और मुझे ये भी बोला उसने कि मैं न्यूज में देख लूं कि वो सच बोल रहा है। फिर जब मैंने न्यूज सुनी तो, पर सर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं उसका नाम नहीं जानता और ना ही फिर उसका कभी मुझे फोन आया। मुझको जो कुछ मालूम था सब आप लोगों को बता दिया। सच कह रहा हूं सर। ठीक है, इसका मतलब है उसने ऐसे और भी लोगों को कांटेक्ट किया होगा। बहुत बड़ा गेम खेला है। अपराधियों से पैसा कमाने का जरिया बना रखा है। सर आपके बाकी खबरियों की भी जान खतरे में, और हमें खूनी के बारे में कुछ पता ही नहीं। 3 करोड़, इसकी मांग बहुत ऊंची है, और ऐसे वो हर किसी को फोन नहीं करेगा, कि उसी को फोन करेगा जो उसकी मांग पूरी कर सके। ठीक कह रहे हो। पता करता हूं अपने लिस्ट में कितने लोग हैं जो 3 करोड़ रुपए खर्चा कर सके। शिखर हो सकता है। पिछले हफ्ते इसको फोन आया था, इसको कुणाल ने अंदर करवाया था, और इसके पास देने के लिए पैसे भी हैं। अपना बदला पूरा होने का इंतजार कर रहे हो क्या? कुणाल की सुपारी दे दी खूनी को, हैं? अब उसकी मौत की खबर का इंतजार कर रहे हो? कि क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं किसी कुणाल को नहीं जानता, और ना ही मैंने किसी को किसी की सुपारी दी है। तो पिछले हफ्ते फोन तुम्हारे चाचा का आया था? हाँ आया था। तो नहीं, तुम्हारे चाचा जी इस दुनिया में तो है नहीं, तो कहां से कॉल आया था? स्वर्ग से या नर्क से? सुनो, तुम अभी फंस चुके हो। भलाई इसी में होगी कि सब सच सच जल्दी बोलो। अच्छा, तो जाओ पहले मेरे लॉयर को बुला के लाओ। उसके आने से पहले ना मैं कुछ नहीं बोलने वाला। मुझसे कुछ भी पूछताछ करनी है उसके आने के बाद ही करो। जाओ बुला के लाओ पहले से। ठीक है, अगर यही ऑप्शन है तो फिर यही सही। ये कहां लेके जा रहे हैं आप लोग मुझे? हमने तो तुमको बोलने का मौका दिया था, लेकिन तुम तो वकील बुला रहे थे। अब तुम्हारे साथ क्या होगा किसी को पता नहीं चलेगा, तुम्हारे वकील को भी नहीं। ये गलत कर रहे हैं आप लोग। सीआईडी ऐसा नहीं कर सकती है।
बात सही कह रहे हो, सीआईडी ऐसा नहीं कर सकती। सीआईडी कभी गलत काम नहीं करती। हम तो लोगों को ये कहने वाले हैं कि तुमने हम पे हमला करने की कोशिश की और हमने अपने बचाव में तुम्हें गोली मार दी। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत करो सर। आराम से। पंकज सर, कोई अच्छी जगह पे गाड़ी रोको। सर चल बाहर निकल। नहीं सर, सर प्लीज मुझे मत मारिए सर, प्लीज। चल भाग जा, भाग नहीं जा। सर प्लीज, सर प्लीज। नहीं सर प्लीज, भाग भाग। नहीं सर प्लीज 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 सर, चल सर भाग। मुझे माफ कर दीजिए सर, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। अबे भाग। सर मैं बताता हूँ सर, सर सब कुछ बताता हूँ सर, सब कुछ बताता हूँ सर। सर आप तो सही कह रहे हैं सर, मुझे कातिल का फोन आया था सर, कुणाल को मारने की सुपारी मैंने दी थी सर। हेलो शिखर। हाँ कौन? शिखर मैं कौन हूँ ये जानने की तुझे जरूरत नहीं है। तेरे लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है कि जिसकी वजह से तू जेल गया है मैं उसे जानता हूँ और उसको मैं जान से भी मार सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। कितना पैसा चाहिए तुझे? पूरे 3 करोड़। ठीक है, आधा पैसा मैं तेरे अकाउंट में डलवा देता हूँ और बाकी का आधा पैसा काम पूरा हो जाने के बाद। लेकिन हाँ, ज्यादा होशियारी मत करना, नहीं तो तू मुझे जानता है ना कि मैं कौन हूँ। शिखर मैं वादे का पक्का हूँ, तुम्हारा काम समझो हो गया। चल रखता हूँ अभी। सुन, ये रख, किसी को बोलना मत। सर मैंने अपनी बीवी की मदद से सर उसके अकाउंट में आधे पैसे डलवा दिए थे सर, और बाकी का आधा पैसा काम होने के बाद डलवाने वाला था सर, लेकिन अभी तक कुणाल को कुछ नहीं हुआ है सर। कुणाल की जान खतरे में है। सर एक सवाल सर। सर प्लीज बताइए, इस केस में किसी तरह की प्रोग्रेस हुई है क्या सर? बताइए सर प्लीज। सर सीआईडी पे इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं सर, पूरा देश जानना चाहता है। ये इन्वेस्टिगेशन जारी है, सब पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। या सर, हाँ सर एक बहुत बुरी खबर है सर। क्या? सर हमारे सेफ हाउस में वो कुणाल था ना सर, वो भाग गया सर। व्हाट? कैसे भाग गया वो? तुम्हें पता है उसकी जान को खतरा है? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला सर। पंकज आई डोंट केयर, ढूंढो उसे किसी भी हालत में, इससे पहले कि खूनी उस तक पहुंच जाए। ढूंढो सर। यस, नाउ दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज। एक के बाद एक हो रही सीआईडी इन्फॉर्मर्स की हत्याओं का रहस्य सुलझाने में सीआईडी पहले से नाकाम थी, और अभी अभी एक खबर आ रही है कि कुणाल नाम का सीआईडी का एक और खबरी जिसकी सुरक्षा का जिम्मा सीआईडी ने लिया था वो लापता है। सीआईडी ने कुणाल को जिस सुरक्षित ठिकाने पर रखा था वहां से कुणाल गायब हो गया है। क्या सीआईडी कुणाल तक पहुंचने और उसे बचाने में कामयाब हो पाएगी? कौन हो तुम? गेम ओवर। रवि तुम? कुणाल के गायब होने की खबर हमने जानबूझकर मीडिया में फैलाई। हमें मालूम था कातिल ने इसकी सुपारी ली है, इसको मारने के लिए कुछ भी करेगा। वही हुआ, मीडिया ने खबर फैलाई और तुम सुनते सुनते यहाँ आ गए। तुम यहाँ खुद नहीं आए, लाए गए।
हमें पता था कि तुम्हारे पास इन्फॉर्मर्स की लिस्ट है और उसमें कुणाल का भी नाम। तुम कंप्यूटर्स के मामले में तो होशियार हो ही। तुमने कुणाल का नंबर ट्रैक किया और यहां तक आ गए। क्यों किया रवि ऐसा तुमने? मैंने तुम पे भरोसा किया था। क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने तुम्हारा? क्यों मार रहे हो इनको? आपके इन्फॉर्मर पवन की वजह से। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसी की वजह से मेरी मंगेतर तारा गिरफ्तार हुई। मैं उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन उस वक्त मुझे यह नहीं पता था कि तारा की इंफॉर्मेशन किसने लीक की। मैं कैसे भी उन खबरियों तक पहुंचना चाहता था। बस फिर क्या था, मैंने एक प्लान बनाया कि अगर मैंने आपको ज्वाइन कर लिया तो मैं उन खबरियों तक पहुंच सकता हूं। मैं आपसे मिला, आपके लिए काम करने लगा सर। आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने लगा ताकि मैं आपका भरोसा जीत सकूं। अपनी सेफ्टी का बहाना बनाकर आपसे उन इन्फॉर्मर्स के बारे में जानने की कोशिश की। मैं कैसे भी उस लिस्ट तक पहुंचना चाहता था जिसमें उन इन्फॉर्मर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन थी। फिर वो ऑनलाइन ऑफर, वो पेन ड्राइव, पवन की मौत, और मैंने अपना बदला पूरा किया सर। पूरा किया अपना बदला। पवन के बाद तुमने अजीत को क्यों मारा? और शिखर से पैसे लेके तुम कुणाल को क्यों मारना चाहते थे? पैसों के खातिर। पवन के तलाश के दौरान मुझे एहसास हो गया कि मेरे जैसे कई लोग हैं जो इन खबरियों से बदला लेना चाहते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस फिर क्या था, मैंने वैसे ही क्रिमिनल्स को कांटेक्ट किया और इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया। इसके लिए मुझे बहुत पैसे भी मिलते थे। और उसमें बुराई क्या है सर? बुरा है या भला वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा जब जेल जाओगे। रवि, तुमने पैसे कमाए और मैंने भरोसा कमाया। मेरा भरोसा तो काम आया, लेकिन तुम्हारे पैसे अब तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। गाड़ी में सोना अच्छी बात नहीं है। हाँ विनीत। लीला हेल्प मी, लीला प्लीज हेल्प मी। लीला क्या हो गया विनीत, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? लीला ये लोग मुझे मार डालेंगे। लीला कौन मार डालेगा विनीत, तुम किसकी बातें कर रहे हो? लीला आई थिंक मैं लाइफ में कभी तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। लीला विनीत बकवास बंद करो। कहाँ पे हो तुम? मुझे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। मैं सेबेस्टियन रोड पे हूँ, पुराने पोस्ट ऑफिस के पास। विनीत एक काम करो, तुम वहीं पे रुको, मैं टैक्सी लेके अभी वहीं पे तुम्हें लेने आती हूँ। हेलो लीला। हेलो विनीत, तुम ठीक हो? फोन को भी हेलो लीला। ये फोन को भी अभी कटना था। भगवान प्लीज हेल्प मी, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो प्लीज। हेलो सीआईडी ब्यूरो। हेलो मैम। मैम प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैम मेरे पति इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। क्या सब क्या हुआ आपके पति को? मैम उनकी जान खतरे में है, कोई उन्हें मारना चाहता है। मैम प्लीज उन्हें बचा लीजिए प्लीज। क्या वो इस वक्त आपके साथ है? नहीं मैम, मैं वो इस वक्त अपने
अपनी गाड़ी में है। वो सेबेस्टियन रोड के पास जो पुराना वाला पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे है। अच्छा सुनिए मैम, देखिए हमारे 2 ऑफिसर्स उसी एरिया में हैं। आप हमें आपकी गाड़ी का डिटेल दीजिए। व्हाइट बैक्स्टर है और गाड़ी का नंबर है 2536। मैम आप उन्हें बचा तो लेंगे ना? आप फिक्र मत कीजिए, आपके पति को कुछ नहीं होगा। ओके पूर्वी, अभिजीत को फोन करो, उसे गाड़ी की डिटेल्स दे दो और उससे बोलो कि अर्जेंट है। या यही नंबर है। ये गाड़ी ऐसे क्यों चला रहा है? ये तो एक्सीडेंट कर देगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो। किससे बातें कर रहा है? गाड़ी में तो कोई नहीं है। अरे विनीत, किससे बात कर रहा है? गाड़ी में कोई नहीं है। अंधे हो तुम लोग, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इतने सारे लोग मुझे बुला रहे हैं। कर क्या रहा है ये? मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। पागल हो गया लगता है। विनीत, 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 तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, रुक जाओ। अंकल मेरे साथ खेलो ना, बहुत मजा आएगा। विनीत गाड़ी रोको, साइड में लगाओ। रुक जाओ विनीत, विनीत। विनीत, ओह नो, ये तो मर चुका है। स्मेल है। शराब पी के गाड़ी चला रहा था, लेकिन ये गाड़ी में बात कैसे कर रहा था? शराब के नशे में बड़बड़ा रहा होगा। शराब पी के तो यही होता है, एक्सीडेंट। आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि विनीत को कुछ नहीं होगा, तो फिर क्या हो गया? देखिए मैडम, अगर उनकी जान को किसी और से खतरा होता तो हम उन्हें जरूर बचा लेते, लेकिन वो तो खुद ही शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। आप तो जानती हैं कितना खतरनाक है। नहीं, उनकी जान खुद उनकी वजह से नहीं गई है, बल्कि उन लोगों की वजह से गई है जो इतने दिनों से उन्हें परेशान कर रहे थे। कौन लोग? सुबह शाम सोते जागते हर वक्त वो उन्हें सताते रहते थे। वो इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने अपने बिजनेस पे भी पूरी तरह से ध्यान देना बंद कर दिया था। किन लोगों की बात कर रही हैं आप? जरा साफ साफ बताइए। मैम, विनीत की मौत हमारे सामने हुई थी और उस वक्त कार में उसके अलावा और कोई भी नहीं था, तो उसकी मौत का दोष आप किसी और को कैसे दे सकती हैं? क्योंकि उनका खून हुआ है। मर्डर है ये, मर्डर। मर्डर हुआ है? आप जानती हैं किसने किया ये? आत्माओं ने। भले ही आप लोगों ने वो आत्माएं नहीं देखी होगी, लेकिन विनीत उन्हें साफ साफ देख सकते थे। सीआईडी आत्माओं को नहीं मानती। आप भी मानते सर। अगर आपने वो 2 हफ्ते पहले वाला नजारा देखा होता। लीला उठो, उठो लीला, लीला उठो। विनीत, विनीत, लीला, क्या हुआ विनीत? वहाँ देखो, कबर्ड के ऊपर। क्या है वहाँ विनीत? लीला, कबर्ड के ऊपर मुझे घूर रहा है। मुझे सोने नहीं दे रहा।
विनीत वहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। तुमने ना जरूर कोई बुरा सपना देखा है। चलो आगे सो जाओ। मैंने कोई सपना नहीं देखा और वो देखो अभी भी घूर रहा है और तुमको दिख क्यों नहीं रहा यार? विनीत वहाँ पे कुछ नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है विनीत, तुम आगे सो जाओ। चलो कुछ नहीं है विनीत, है ना बुरा सपना देखा इसलिए ये सब हो रहा है। सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। एक मिनट, ये विनीत किस चीज के लिए माफी मांग रहा था? ये तो मुझे भी नहीं पता सर। विनीत काम क्या करता था? सर उनकी कंपनी हॉस्पिटल्स में मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करती थी। आप श्योर है कि वो विनीत का खून आत्मा नहीं किया? सर मुझे पहले तो नहीं लगता था, क्योंकि ना तो मैंने कभी कोई आत्मा देखी थी और न ही कभी मैंने उनकी आवाज सुनी थी। लेकिन बाद में मुझे विनीत की बातों पे यकीन होने लगा कि वो सच कहता था। हाँ बॉस, इसकी मौत की एक ही वजह नजर आ रही है, इसके सर पर लगी हुई है चोट जो इसे एक्सीडेंट के दौरान लगी। पक्का डॉक्टर साहब, कोई और वजह नहीं? अब विसरल सैंपल्स को चेक करना अभी बाकी है, लेकिन प्राइमा फेसी तो यही दिखता है कि मौत की वजह एक्सीडेंट है। तो बॉस, इसके खून में हमें अल्कोहल की बहुत ज्यादा मात्रा मिली, तो मुझे लगता है उसी की वजह से इसे हेलुसिनेशन होने लगे और इसने टक्कर मार दी। मतलब ये खून का मामला नहीं है। हम फ्यूनरल के लिए बॉडी को लौटा सकते हैं, अगर कुछ डाउट हुआ तो विसरल सैंपल से पता लग जाएगा। पता नहीं सर क्यों अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केस उतना सीधा नहीं है, क्योंकि जब हमने लीला से पूछा कि ये विनीत किससे माफी मांग रहा था तो वो बात को टाल गई। हम लोग भी फ्यूनरल में जाएं क्या? वहाँ रिलेटिव भी होंगे, फ्रेंड्स भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, देखते हैं कुछ पता चलता है। जाओ, जरूर जाओ फ्यूनरल में। अच्छा हुआ मर गया, ऐसे गलत लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसकी मौत इससे बदतर होनी चाहिए थी। बस अब उस दिन का इंतजार है जब उन दोनों की भी चिता जलते हुए देखूंगा। उस दिन तुम सबको बहुत बड़ी पार्टी दूंगा मैं। क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? हाँ? यहाँ पर एक आदमी की चिता जल रही है, शौक मनाने के बजाय जश्न मनाने की बात करे तुम लोग। क्यों ना मनाऊं जश्न? अरे असली जश्न तो उस दिन मनेगा जिस दिन ये दोनों भी अग्नि की भेंट चढ़ेंगे। वो दोनों अग्नि की भेंट चढ़े या ना चढ़े, तुम सीआईडी के हत्थे जरूर चढ़ोगे। सर अगर आप लोग सीआईडी से हैं तो आपको मुजरिमों का साथ देने के बजाय हम लोगों को इंसाफ दिलाना चाहिए सर। एक मिनट, कहना क्या चाहते हो? पूरी बात बताओ। सर मेरा नाम रोहित है और मेरे पिताजी पर्पल हॉस्पिटल में एडमिट थे। डॉक्टर सर वो वेंटिलेटर पे। डॉक्टर, नर्स डॉक्टर का रिलैक्स। मेरे पिताजी मर रहे हैं वहाँ पे, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? शोर न मचाऊं तो क्या करूं? मेरे पिताजी मर रहे हैं वहाँ पर और आपके साथ यहाँ बैठकर मक्खियाँ मार रहे हैं। आप शांत हो जाइए प्लीज, आप जाइए पेशेंट के पास, हम आते हैं। मैम प्लीज जल्दी कीजिए प्लीज। हाँ गजब हो गया, सारे के सारे वेंटिलेटर्स एक एक करके बंद हो रहे हैं। यस मैम, हमारे 2 इंटर्न्स मैनुअली ऑक्सीजन दे रहे हैं कुछ पेशेंट्स को। मैम हर पेशेंट के साथ ऐसा नहीं हो सकता, अगर वेंटिलेटर्स ठीक नहीं हुए तो पेशेंट मर जाएंगे। धीरे बोलो। अरे ये हॉस्पिटल के रेपुटेशन का सवाल है, अगर मरीजों के घर वालों को पता चल गया है ना फिर बवाल हो जाएगा। आप प्लीज 2 मिनट का वक्त दीजिए, हम सोल्यूशन। मैम एक एक करके सारे वेंटिलेटर्स बंद हो रहे हैं। बाकी के वार्ड्स में चेक करो। ओके मैम। अरे वो सप्लाई विनीत को फोन करो ना, वो ही अभी कुछ कर सकता है, बस टेंशन लेने की जरूरत। डॉक्टर महक हुआ क्या है सर? वेंटिलेटर बंद हो रहे हैं सारे। आप प्लीज शांत रहिए, मैं बात करती हूँ ना। सर एक एक करके सारे वेंटिलेटर्स बंद हो गए। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? तो किसी हॉस्पिटल में फोन करो ना, वहां से मंगवाओ। अरे राजा फोन लगाओ और मैं एक काम करूँ, टेक्नीशियन जो यहाँ पर है उसको बुलाओ। राजा क्या हो गया तुम्हें सुनाई नहीं देता? सर क्या आप कह रहे हैं? आप लोग क्या डिस्कशन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मेरे पिताजी मर जाएंगे वहाँ पर। प्लीज जल्दी आइए प्लीज। बस आते ही है प्लीज। मैम वेरी बैड न्यूज, 2 पेशेंट्स की जान चली गई है, 5 पेशेंट्स बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं।
सर अगर आज हम लोगों का परिवार हमारे साथ नहीं है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये 3 लोग हैं, विनीत, महक और राजा। ये विनीत तो इक्विपमेंट सप्लाई करता था ना? जी सर। और ये महक राजा? सर जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन महक डॉक्टर इंचार्ज थी और राजा हॉस्पिटल का एडमिन संभालता था। ये सिर्फ राजा और महक आए हॉस्पिटल से या और लोग भी आए वहाँ के? आए ना सर, वो हेड नर्स परिणीता, वो शेखर जो कि मेंटेनेंस में है, और वो डॉक्टर केदार इस हॉस्पिटल के मालिक। ठीक है, अभी शांत हो जाओ। हम इस मामले के तह तक जाएंगे। अगर तुम्हारे पिताजी के साथ नाइंसाफी हुई है तो उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। समझ में आया कि ये विनीत माफी क्यों मांग रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो। और ये भी समझ में आ रहा है कि विनीत की मौत से इतने लोग खुश क्यों हैं। यानी विनीत की मौत का जिम्मेदार कोई भी हो सकता है। अब विनीत के बाद खूनी का अगला निशाना ये महक और राजा हो सकते हैं। मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे क्यों मरने दिया? मेरा पीछा मत करो। ये बात किससे कर रहा है? मेरा पीछा मत करो। उन्हीं काल्पनिक लोगों से जिससे विनीत बात कर रहा था। शायद ही तुम मुझे बचा सकती थी। क्यों मरने दिया मुझे? तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये महक भी सहमी से लग रही है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, आग में मत खींचो। मेरी कोई गलती नहीं है। छोड़ो, 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, मत खींचो मुझे आग में। छोड़ो, क्या कर रहे हो? इधर आओ। क्या कर रहे हो यार? हैं? मैं बस परेशान हूँ, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? मुझे खुद ही निपटना होगा अपनी परेशानी से। आप इधर आओ, थोड़ा दूर हट जाओ इधर से। तो बहुत सारे लोग हैं जो विनीत की मौत की खबर सुनकर खुश हो गए हैं। हाँ सर, और अब वो महक और राजा की मौत की खबर सुनना चाहते हैं। राजा और महक, इनका बर्ताव भी कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था सर। काफी डरे डरे से लग रहे थे, विनीत की तरह। सर, विसरल सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई है। ग्रेट। कोई गड़बड़ है? हाँ, एक आम इंसान का खून जितना लाल होता है, विनीत का खून उससे बहुत ज्यादा लाल था। अब समझ में आया कि विनीत को आत्माएं क्यों नजर आ रही थी। क्यों सर? पूर्वी, जब इंसान का खून जरूरत से ज्यादा लाल हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा लंबे समय तक कार्बन कंपाउंड के संपर्क में रहा, और इस कार्बन कंपाउंड की वजह से ही उसे हेलुसिनेशन आते हैं, जबरदस्त किस्म के। तो मतलब किसी ने जानबूझकर विनीत को इस कार्बन कंपाउंड के संपर्क में लाया, जिसकी वजह से विनीत की दिमागी हालत खराब हो गई, जो उसकी मौत का कारण भी बन गई। सर, खूनी को ये कार्बन कंपाउंड मिला कहां से होगा? हमारे आसपास हर जगह कार्बन कंपाउंड फैला हुआ है। मॉडर्न जिंदगी में हम जितनी भी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब की सब, लगभग सब की सब कार्बन कंपाउंड निकालती हैं। हाँ, कोई भी मशीनों के साथ छेड़खानी करके ऐसी साजिश कर सकता है। तो कार में बैठने के ठीक पहले विनीत ऐसे किसी केमिकल के संपर्क में आया होगा, जिसकी वजह से उसे ये हेलुसिनेशन वगैरह हो रहे थे। बिल्कुल बॉस, गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम को चेक करना चाहिए, गड़बड़ वहीं हुई है। सालों के सर तो सही बोले थे सर। नहीं, इसमें से तो केमिकल भर भर के आ रहा है। एक बात तो पक्की है पंकज, आत्मा कोई नहीं थी। हाँ सर, इसका मतलब अब खूनी के निशाने पे 2 लोग हैं, राजा और महक।
हॉस्पिटल में राजा का बर्ताव ठीक नहीं था। अभी भी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अरे सर, दरवाजा तो खुला है। ये खूनी राजा तक पहुंच तो नहीं गया? ये क्या माहौल है? कैंडल्स, राजा, आप ठीक हो? कौन है आप लोग? सीआईडी। विनीत के अंतिम संस्कार में मिले थे हम लोग। तुम आग में कूदने वाले थे, हमने तुम्हें रोका था, भूल गए? अब आप लोगों को मुझे रोकने या बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक विनीत का खूनी पकड़ा नहीं जाता, तुम्हारी जान को भी खतरा है। अच्छा, सच सच बताना, उन 12 मरीजों की मौत क्या तुम्हारी लापरवाही की वजह से गई थी? खबरदार जो मुझ पर ऐसा गंदा और झूठा इल्जाम लगाया था। मैं निर्दोष हूं और कोई नहीं मरा मेरी वजह से। शांत, शांत। राजा बड़ी मुश्किल से शांत हुआ है, इसको गुस्सा मत दिलाइए। आपकी तारीफ? श्लोक नाम है मेरा। मैं राजा की इस बुरे वक्त से बाहर निकलने में मदद कर रहा हूं। ओह, तो आप साइकियाट्रिस्ट हैं? साइकियाट्रिस्ट नहीं, साइकिक, मीडियम। इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच एक पुल समझ लो। दूसरी दुनिया? दूसरी कौन सी दुनिया? वही आत्माओं वाली दुनिया। वैसे हम भी एक पुल है, मुजरिमों की दुनिया से लेके जेल के अंदर सलाखों के पीछे तक पहुंचाने का पुल। पर सर, आप मुझे सलाखों के पीछे क्यों डालना चाह रहे हैं? मैं तो राजा की आत्माओं से बचाने में मदद कर रहा हूं। राजा को आत्माओं से नहीं, केमिकल पॉइजनिंग से बचाने की जरूरत है। और बंद करो अपना ये ढोंग, समझे? सर, वो कहां इशारा कर रहे? उस बूढ़े आदमी की तरफ जो एसी के पास खड़ा हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं? मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा। मुझे भी नहीं दिख रहा है। मानो या ना मानो, इस कमरे के अंदर कोई शक्तिशाली आत्मा है जो राजा को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अभी पता चल जाएगा। मीटर से आत्मा देखेंगे? देखा, वो आत्मा एसी के पास ही है। मेरी ईएमएफ मशीन झूठ नहीं बोल सकती। पर हमारा भी ये मीटर गलत नहीं हो सकता, समझे? रेडी? लगता है राजा को कार्बन कंपाउंड का असर उसकी गाड़ी से ही हुआ है। एक काम करो, ये मीटर ले जाओ, उसकी कार चेक करो। रेडी? पंकज, बताओ महक, विनीत के फ्यूनरल पे क्या देखा तुम? मैंने किसी को नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। झूठ मत बोलो। अगर कुछ नहीं देखा तो वहां से डर के भागे क्यों? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में किसी को नहीं देखा। अच्छा, अस्पताल में जो 12 मौतें हुई थी, क्या वो तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुई थी? मेरी लापरवाही की वजह से? देखिए, मुझसे जो कुछ बन पड़ता है मैंने सब कुछ किया। मैंने डॉक्टर केदार से भी बात की, लेकिन उन्होंने कुछ एक्शन लिया ही नहीं, तो मैं और क्या करती? अच्छा, तो फिर इसमें डॉक्टर केदार की गलती है? उनसे भी ज्यादा गलती है उस राजा की। उसे चेक कर लेना चाहिए था कि वेंटिलेटर्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, उनके वक्त रहते सर्विसिंग हो रही है या नहीं। तो फिर राजा दोषी है? राजा और विनीत दोनों। विनीत को भी हमें वेंटिलेटर सप्लाई करने से पहले देख लेना चाहिए था कि वो कहीं खराब तो नहीं है। आखिर कितनी जानें टिकी थी उस वेंटिलेटर्स पे? लगता है राजा और विनीत के लिए
तुम्हारे अंदर काफी कड़वाहट है। विनीत की मौत से तो बहुत खुश होगी तुम। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम पेशेंट्स की जान बचाना है। किसी की मौत से मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? वो आ गया, वो आ गया, वो देखिए। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं। पीछे है। महक, यहाँ पर कोई नहीं है। देखो, तुम घबराओ मत। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ? कार के एसी में तो कानून कंपाउंड नहीं है। घर के अंदर देखते, चलो। हाँ पूर्वी, महक के घर पे कोई केमिकल नहीं मिला? ठीक है, जब तक वो खूनी पकड़ा नहीं जाता तुम उसके साथ ही रहो, ठीक है? सर, हाँ, कार्बन कंपाउंड यहाँ पे भी नहीं है। कहीं कोई केमिकल नहीं मिलेगा। विज्ञान की दुनिया और केमिकल की दुनिया के अलावा भी कोई दूसरी दुनिया है। मानो या ना मानो। चुप, वो बंद। और जब तक बोलने को नहीं कहा जाए मुंह खोलना नहीं। राजा जी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग हैं यहाँ पर। जब तक वो खूनी पकड़ा नहीं जाता सीआईडी आपके साथ ही रहेगी। मुझे सीआईडी की जरूरत नहीं है। ये है ना मेरी सुरक्षा करने के लिए। यार ये कैसे हो सकता है? ना राजा के घर में केमिकल मिला, ना महक के घर में केमिकल मिला। कैसे हो सकता है? सर हमने राजा के घर को अच्छी तरह से चेक किया, एक एक कोना देखा, गाड़ी भी चेक की, कहीं कुछ नहीं मिला। हाँ मगर दया, अगर कोई केमिकल का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है तो फिर राजा और महक को हेलुसिनेशन हुए कैसे? कोई तो वजह होनी चाहिए। और सर जिस तरीके से विनीत के कार के एसी में केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, ये किसी नौसिखिया का काम नहीं लगता है। तो कोई एक्सपर्ट। एक काम करते हैं, बनने वालों के घरों में देखो, शायद कोई ऐसा आदमी हो जो केमिकल्स के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, कोई केमिकल्स में एक्सपर्ट। और हाँ, हॉस्पिटल के उस स्टाफ को बुलाओ। चीफ नर्स जो है ना, हेड नर्स परिणीता, फिर हेड टेक्नीशियन शेखर और मालिक केदार, तीनों को बुलाओ। सर देखते हैं। तुम्हारा नाम शेखर है? यस सर। हॉस्पिटल के हेड मैकेनिक, मेन टेक्नीशियन। मतलब हॉस्पिटल में जब भी किसी मशीनरी में प्रॉब्लम्स आ जाते तो पहले तुम्हें पता चलता है? जी हाँ सर। तो हॉस्पिटल के वेंटिलेटर्स खराब हो गए थे, ये तुम्हें पता नहीं था? सर पहले से पता था। तो फिर किया कुछ नहीं क्यों? बताया क्यों नहीं किसे? हाँ सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती? सर मैंने महक को पहले से ही बता दिया था वेंटिलेटर्स के बारे में, कि वेंटिलेटर्स में प्रॉब्लम हो रही है और वो कभी भी खराब हो सकते हैं। और ये वेंटिलेटर्स बंद होने से पहले तुमने बताया था? यस सर, 1 वीक पहले। मैम मैंने आपको एक नोटिस भेजा था, वार्ड 3 के वेंटिलेटर्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ओह, मैंने वो तुम्हारा लेटर पढ़ लिया था शेखर। तुम टेंशन मत लेना, मैं कुछ करती हूँ। बट मैम मामला थोड़ा अर्जेंट है। हाँ हाँ मुझे पता है। डॉक्टर महक। यस मैम, आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इमीडिएटली बुलाया है। हाँ ओके चलो। ओके मैम। तुरंत परेशान कर, मैं कुछ ना कुछ करूँगी पक्का। बट सर उन्होंने मेरी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। हाँ, महक ने वेंटिलेटर्स खराब होने पर पेशेंट्स को बहुत बचाने की कोशिश की, मगर राजा सर इतने घबरा गए कि कुछ कर ही नहीं पाए। शेखर जी, तुम कितना सच बोल रहे हो, कितना झूठ, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। सर महक की कोई गलती नहीं है, उसने मुझे वेंटिलेटर्स खराब होने के बारे में पहले ही बता दिया था। लेकिन आपने क्या किया? सर मैंने हॉस्पिटल के एडमिन हेड को बता दिया था, राजा को, क्योंकि हॉस्पिटल के जितने भी ये मशीनरी है उनकी देखरेख की जिम्मेदारी एडमिन हेड की होती है सर। तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड राजा को बता दिया और आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई।
आप मालिक है ना इस हॉस्पिटल के, तो जिम्मेदारी खत्म कैसे होती है आपकी? सर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, तभी तो मैं खुद गया राजा के केबिन में। राजा। जी सर। ये सब क्या कर रहे हो? अरे ये सब जरूरी नहीं है, इतने सारे मरीजों की सांसें वेंटिलेटर के भरोसे चल रही हैं, तुम यहाँ बैठे हो, अरे कुछ करो ना। जी सर, मैं अभी सप्लायर से बात करके वेंटिलेटर बदलवा देता हूँ। प्लीज प्लीज जल्दी करो। जी सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने वेंटिलेटर्स बदलवाए क्यों नहीं। मैं हैरान हूँ सर, कोई भी केदार जी पे उंगली उठा नहीं रहा है। हर कोई राजा, विनीत और महक के पीछे पड़ा हुआ है। वही तो, हॉस्पिटल के मालिक है ना केदार जी, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी भी केदार जी तुम्हारी है। लेकिन सर अब मैं खुद जाके तो रिपेयर नहीं कर सकता ना वेंटिलेटर से। सर मेरा काम है कि कंसर्न डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना, और सर वो मैंने कर दिया। बल्कि मैंने विनीत से खुद बात करी, मैंने उससे कहा कि अगर ये रिपेयर हो सकते हैं तो रिपेयर करे, वरना इनको चेंज कर दे, और उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया। उसने कोई एक्शन नहीं लिया, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने क्या एक्शन लिया? और नाम भी ले रहे हो तो विनीत का जो मर चुका है, या राजा का जो जवाब देने की हालत में नहीं है। सर जो सच था वो मैंने आपको बता दिया, अब वो मानना ना मानना सर आपके हाथ में है। परिणीता। जी सर। हॉस्पिटल की हेड नर्स, तो तुम हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ जानती होंगी। जी सर। तो फिर अब सच सच बताओ, ये जो कुछ भी हुआ है किसकी लापरवाही से हुआ है? बताओ जल्दी। हाँ सर, बताती हूँ। मेरे साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश मत करना राजा। और हाँ, अगर मशीनों में कोई फिजिकल डैमेज है वो वारंटी में नहीं आता। अगर तुमको नए वेंटिलेटर चाहिए तो पूरी कॉस्ट पे करनी होगी, समझा? मैंने तुमसे घटिया इंसान आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अब ना तो हमारा हॉस्पिटल तुमसे कोई सामान लेगा और ना ही शहर का कोई दूसरा हॉस्पिटल। सुनो, ये धमकी किसी और को देना। जानता नहीं तुझे मैं कौन हूँ, जो करना है कर ले। ये जो कुछ भी हुआ है इस राजा और विनीत के झगड़े की वजह से हुआ है। दोनों के झगड़े की वजह से सर इतने लोगों की जान चली गई। राजा को नए वेंटिलेटर का इंतजाम तुरंत करना चाहिए था। सर इन मरीजों के परिवार वालों में से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की है। अच्छा, 3 लोग? तो फिर उनकी कुंडली निकालो, देखते हैं। हेलो, इसे भी प्रद्युमन। What? ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। क्या हो सर? राजा की मौत हो गई। दया, मौत तो उसकी सर पे चोट लगने की वजह से हुई। लगता है छत से कूद गया ये। जरूर हेलुसिनेशंस इतने भारी पड़ गए होंगे कि दिल मिलाकर राजा ने ऊपर से छलांग लगा दी। और तुम ख्याल रखने वाले थे ना इसका? ये ख्याल रखा तुमने? हाँ? सर राजा तो एकदम शांत तरीके से हो गया था, मुझे क्या पता था कि अचानक उठ जाएगा और खुदकुशी कर लेगा। जिस वक्त ये सब हुआ तुम कहाँ थे? हाँ? सर मैं दूसरे कमरे में सो रहा था, तभी मुझे राजा के जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। मुझे इन आत्माओं को नहीं झेलना, मुझे इसे निजात चाहिए, आजादी चाहिए। और जब तक मैं इसके पास पहुंचता ये छत से कूद गया साहब। वाह क्या बात है, राजा को अकेले छोड़कर तुम घोड़े बेच के सो रहे थे? हाँ? मैंने तो कमर कस ली थी कि नहीं सोऊंगा, पर न जाने कैसे नींद आ गई। जरूर मुझे उन आत्माओं ने सुला दिया होगा। आप ये देखिए सर, मीटर की रीडिंग भी कितनी बढ़ गई है। मुझे मेरी तबीयत भी कुछ कमजोर लग रही है सर। अगर दोबारा ये मीटर दिखा दिया ना मुझे तो याद रख। एक मिनट दया, एक मिनट भाई, जरा ये मीटर देना मुझे। ये लीजिए। ये मीटर मैं रख लेता हूँ। हाँ, तुम्हें लौटा दूंगा बाद में। जी सर, पर दे दीजिएगा। हाँ जरूर दे दूंगा। अभी एक काम करो, अभी तुम घर जाके थोड़ा आराम करो, थक गए हो ना, बहुत कमजोरी होगी तुम्हें। हाँ जी सर। बराबर सोए नहीं, जाओ आराम करो। ये क्या डॉक्टर साहब, उसे जाने दिया और ये मीटर रख लिया? दया, ये मीटर जो है ना, ये बड़े काम की चीज है।
इस रूम में चेक करता हूँ। हाँ सर। नहीं, ऊपर चलते हैं। ये सलू के सर आराम से, ये नीडल तो जंगली घोड़े की तरह भाग रहा है। माय गॉड, हम यहाँ पर ऐसे नहीं खड़े रह सकते दया, हमें प्रोटेक्टिव गियर्स पहनने पड़ेंगे। प्रोटेक्टिव गियर्स? वो किस लिए सर? अरे अपनी सुरक्षा के लिए। ये देखो, सबसे ज्यादा मीटर रीडिंग यहीं पर है, इस एसी के नीचे। मतलब सर वो पंकज, खबरदार खबरदार, जो आत्मा का नाम भी लिया तो। सर ये मीटर किस तरफ इशारा कर रहा है? बताता हूँ बाहर चलो, बाहर चलो। देखा दया, ये है EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करता है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ये तो आजकल सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में होता है सर, टीवी, फ्रिज, एसी में। बिल्कुल दया, लेकिन उन अप्लायंसेस का EMF हिडन होता है, छिपा हुआ होता है, ताकि लोगों पर बुरा असर ना हो। कैसा बुरा असर? इसकी वजह से लोगों को नौशिया हो सकता है, जी घबरा सकता है, बेचैनी हो सकती है, और अगर ज्यादा देर तक संपर्क में रहे तो हेलुसिनेशन होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ओह, मतलब राजा को ये हेलुसिनेशन किसी केमिकल की वजह से नहीं हुआ है, अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की वजह से हुआ है, क्योंकि उसका वो EMF ढका हुआ नहीं था। बिल्कुल। इसका मतलब है सर, किसी ने ये जानबूझ के छेड़छाड़ की है इसमें। हो सकता है दया, वैसे ही राजा को अंदर से पछतावा महसूस हो रहा था, दुखी था बेचारा कि वो मरीजों को बचा नहीं पाया, इसीलिए हेलुसिनेशन उसे पछतावे के रूप में दिखाई देने लगे। शायद इसी पछतावे की वजह से इस विनीत की भी मौत हो गई। बिल्कुल, और वो अशोक, उससे भी कमजोरी इसीलिए महसूस हो रही थी क्योंकि वो भी काफी देर तक इस EMF के संपर्क में था। यहाँ पे वो कार्बन कंपाउंड नहीं मिला घर में। मिलेंगे कैसे दे, क्योंकि यहाँ तो EMF का इस्तेमाल हो रहा था, और सबसे ज्यादा रीडिंग मुझे बेडरूम के AC में मिली। इसका मतलब बेडरूम के AC में छेड़छाड़ हुई। फिर तो उस महक के घर में भी EMF। ओह नो, हमें तुरंत पूरी को इन्फॉर्म करना होगा। जान लेकर चैन नहीं पड़ा तुम्हें, जो फिर से मुझे मारने आई हो। तुम? मैंने तुम्हें सेल्फ डिफेंस में मारा था, और वैसे भी तुम एक मुजरिम हो। क्या मुजरिम के घर परिवार नहीं होते? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी अनाथ हो गई, और ये खून देख रही हो, सब तुम्हारी वजह से। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखो, मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास मत आना, मैं कहती हूँ मार दूंगी। मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना, मार दूंगी। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो से। सब आदमी क्या? सर यहाँ पे सर रोकिए इसे, ये मुझे मारना चाहती है। पहले यहाँ से बाहर निकली, जल्दी आउट ऑफ हियर प्लीज, जल्दी फास्ट। ये हैं वो 3 लोग जिनका संबंध केमिकल इंजीनियरिंग से है। सुहास, दीपक और किशोर। खूनी इनमें से कोई भी हो सकता है। नहीं अभिजीत, कार के AC में केमिकल फिक्स करना अलग बात है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इतनी होशियारी के साथ इस्तेमाल करना अलग बात है। मुझे लगता है ये कोई ऐसा आदमी है जिसे साइंस की, मेडिकल साइंस की बहुत अच्छी जानकारी है, या तो कोई डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट। जिसने भी किया उसने पूरा बंदोबस्त किया था इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, कि ये महक और राजा दोनों कायम के लिए उस EMF के असर में रहे हैं। हो सकता है जब ये दोनों हॉस्पिटल में अपना काम कर रहे थे तब भी ये EMF वहां पर प्रेजेंट था।
तो फिर सर शायद हॉस्पिटल के किसी मशीन के साथ भी छेड़छाड़ की गई होगी। बिल्कुल दया, बिल्कुल। और ये करने वाला वही है, हॉस्पिटल का अंदर वाला। तो ये वो जगह है जहाँ पे महक और राजा बैठा करते थे? जी हाँ। और कौन कौन आ जा सकता था इस कमरे में? सर सिर्फ स्टाफ वालों को अंदर जाने की परमिशन थी, वो भी अगर कोई काम हो तो। मतलब बाहर का कोई आदमी यहाँ नहीं आ सकता? नहीं सर, यहाँ तक कि मरीजों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। उसका मतलब तो ये हुआ कि स्टाफ का ही कोई है, मतलब आप में से कोई एक खूनी है। ये आप कैसे कह सकते? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ईएमएफ मशीन कह रही है जिसने हमें सब कुछ बता दिया है। और इस ईएमएफ मशीन के हिसाब से इस एसी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसका मतलब है राजा और महक को मारने की कोशिश की गई थी, मगर बेचारा राजा मारा गया। एसी के साथ छेड़छाड़? क्या कह रहे हैं आप लोग? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बात इस कमरे में मौजूद वही इंसान समझ सकता है जो खुद खूनी है। और वो आज यहाँ एक प्रोटेक्टिव गियर पहन के आया है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से उसे कोई नुकसान ना हो। क्यों? कौन है वो? यहाँ फैशन सेंस तो बहुत अच्छा है तुम्हारा शेखर। कपड़े के अंदर ये सुरक्षा कवच। तुम्हारे सारे पत्ते खुल चुके हैं शेखर, हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। तुम ही यहाँ पे सिर्फ ऐसे टेक्नीशियन हो जो एसी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब जल्दी बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, मैंने किया ये सब। और क्या गलत किया अगर मैंने महक, विनीत और राजा पे इल्जाम लगाया तो? इन लोगों की वजह से 12 मरीजों की मौत हुई जो मुझसे देखा नहीं गया। और मैंने सोचा कि इन लोगों को भी वैसी ही मौत मिलनी चाहिए जैसे उन 12 मरीजों को मिली। इसलिए मैंने ईएमएफ और कार्बन कंपाउंड के जहर का इस्तेमाल किया ताकि इन लोगों को ऐसी मौत दे सकूं। मौत नहीं, एक भयानक मौत। और ये मेरा इंसाफ था। इंसाफ करने का हक सिर्फ कानून को है, किसी और को नहीं, समझे? तुम जानते थे उस केमिकल के इस्तेमाल से उन लोगों को हैलुसिनेशन होगा। वो मरे हुए मरीज उन्हें सामने दिखाई देंगे जिसकी वजह से वो पागल हो जाएंगे। क्यों? और मैं अपने मकसद में कामयाब भी हुआ। जैसी मैं मौत चाहता था वैसी ही मौत विनीत और राजा को मिली। मगर अफसोस, महक को आपने एंड मोमेंट पे बचा। कामयाब तो तुम तब होते हैं जब बिना कोई जुर्म किए उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं। क्या फर्क रह गया तुम में और उन दोनों में? अब तुम भी एक हत्यारे हो। तुम्हें क्या सजा मिलेगी इसका फैसला तो अब अदालत ही करेगी।